ये स्टोरी पसंद आई तो कमेंट जरूर लिखना और अगले एपिसोड्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 65% बंदे ऐसे हैं जो स्टोरी तो सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सिटी हॉस्पिटल, गुड़गांव शहर। एक जवान लड़का सिटी हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर निकला। यह लड़का लगभग 17 वर्ष का था और जल्द ही 18 वर्ष का होने वाला था। वह दिखने में लंबा और दुबला पतला सा था और उसका चेहरा कोमल था। हालांकि उसके लंबे उलझे बाल, झुर्रियों वाली सफेद बटन डाउन शर्ट और फीकी जीन्स से वह पुराने जमाने का और यहां तक कि गरीब भी दिखाई दे रहा था। उसके जूते बुरी तरह से खराब हो गए थे, उनमें से एक की एड़ी टूटी हुई थी। हॉस्पिटल के मेन गेट पर खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली, थोड़ी घबराहट भी महसूस की। फिर उसने अपना सिर उठाया और चमकती धूप को देखकर उसको एक सुकून सा मिला। वह पहली बार शहर की इस हॉस्पिटल में आधे महीने पहले आया था। उसको यह आधा महीना अपनी आधी जिंदगी काटने के बराबर लगा था। इस लड़के का नाम विजय था, जो नूह जिले के नगीना गांव में रहता था। आधे महीने पहले उसने सड़क पर किसी अजनबी के लिए स्टैंड लिया था, मगर बदकिस्मती के चलते उसे ही बुरी तरह से पीट दिया गया था और यहां तक कि उन लोगों ने तो उसे चाकू भी मार दिया था। इसके बाद उसे गुड़गांव सिटी हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया। सबसे निराशाजनक बात तो यह थी कि जिस अजनबी को उसने बचाया था वह बिना किसी को कुछ बताए वहां से गायब हो गया, जिस वजह से उनमें से कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। इसलिए कोई भी इस बात की गवाही नहीं दे सका कि वह एक अच्छा आदमी था। मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया और उसे ही अपने इलाज की महंगी फीस चुकानी पड़ी। विजय अमीर व्यक्ति नहीं था। उसने छोटी उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था। उसके पिता ने 7 साल पहले एक बीमारी से दम तोड़ दिया था और उसके पास कोई विरासत भी नहीं थी। पिछले साल जब उसने स्कूल छोड़ा, वह गांव के आसपास छोटे मोटे काम कर रहा था। उसके पास लगभग 10,000 रुपए की बचत थी, जो उसके इलाज पर खर्च हो गई। विजय के लिए यह बहुत निराशाजनक बात थी। हालांकि इस बुरी घटना में विजय के लिए एक खुशी की बात रही। जब वह अपनी गंभीर चोटों के कारण हॉस्पिटल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था, तो उसने अपने पहने हुए जेड पेंडेंट से कुछ गर्माहट सी महसूस की, जिस वजह से उसके दिमाग में ज्ञान का खजाना भर गया। विजय ने इस जेड पेंडेंट को एक दिन सड़क से उठाया था और फिर उसी दिन से ही उसने इसको अपने गले में पहन रखा था। जब विजय ने उस जानकारी को अपने दिमाग में अच्छे से पढ़ा, तो उसने महसूस किया उसके दिमाग में जो उसे जानकारी मिली है वो कुछ प्राचीन जड़ी बूटियों और उनसे बनने वाली औषधियों के बारे में है। इसके अलावा प्राचीन समय के योद्धाओं की तरह शक्तियां बढ़ाने के तरीके भी थे। इस दुनिया के कई लोगों की तरह विजय भी देवी देवताओं या फिर भूत प्रेत जैसी अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं रखता था। जब उसे जेड पेंडेंट द्वारा रहस्यमय तरीके से उन विधि और शक्तियां बढ़ाने के बारे में पता लगा, तो विजय को भी इन सब चीजों पर विश्वास होने लगा था। इस नए ज्ञान और शक्तियों की मदद से विजय को जीने का एक और मौका मिला और दुनिया को देखने का उसका नजरिया भी बदल गया था। उसे अब अपने ऊपर पूरा विश्वास था। शक्तियों और विधि के ज्ञान से उसके जीवन में सुधार हो सकता था। तेज धूप का सामना करते हुए उसे अपने अंदर कुछ अलग सी ही फीलिंग्स महसूस हो रही थी, जैसे जल्द ही वह कोई शक्तिशाली अमीर इंसान बनने वाला हो। हालांकि अगले ही पल में उसके सारे अमीर के सपने टूट गए जब उसके पेट में भूख की वजह से चूहे कूदने लगे। वह अपने पेट को सहलाने लगा। अगर मैंने कुछ खाया नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। पहले चलकर कुछ खाना खा लेता हूं, विजय ने कहा। जब उसने पैसे देखने के लिए अपनी जेब चेक करी, तो उसे केवल एक 100 रुपए का नोट और 3 1-1 रुपए के सिक्के मिले। क्या मेरे पास बस इतने ही रुपए बचे हैं? उसने मायूसी भरे स्वर में कहा। विजय के डेबिट कार्ड में भी केवल कुछ 1000-2000 रुपए बचे थे और ये रुपए इस महंगाई के जमाने में ज्यादा दिन नहीं चल सकते थे। अगर उसने पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं किया तो वह जल्द ही भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। विजय फिर अपने हाथ में पकड़े उस 100 के नोट को एक बार देखता है, फिर मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए पास ही की एक दुकान पर जाता है। भाई साहब, एक बिस्किट का पैकेट देना, विजय ने उस दुकान के मालिक से कहा। दुकान का मालिक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसने विजय की ओर देखा, फिर एक बिस्किट का पैकेट निकाल उसे देते हुए कहा, 20 रुपए। विजय दंग रह गया। क्या कहा आपने, 20 रुपए? उसने दुकानदार से पूछा। हाँ, कीमत बढ़ चुकी है, दुकान के मालिक ने भड़कते हुए कहा।
विजय ने फिर दुकान मालिक से ज्यादा बहस ना करते हुए उसे 20 रुपए दे दिए। उसने फिर उस बिस्किट की ओर देखा जो 20 रुपए की थी और फिर एक आह भरी। फिर से महंगाई, मैं कैसे जिंदा रहूंगा? कुछ पैसा कमाना होगा और अपनी जिंदगी को सुधारना पड़ेगा। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले वह एक डिलीवरी बॉय थे। उसने फिर सोचा, क्या हॉस्पिटल में आधा महीना रुकने पर मेरी नौकरी बची होगी या फिर नहीं? बिस्किट खाने के बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला और आनंद अंकल को फोन किया। हाँ छोटू, तुम ठीक तो हो ना? और तुम हॉस्पिटल से कब निकले? फोन के दूसरे छोर से एक तेज आवाज सुनाई दी। हाँ अंकल जी, मैं ठीक हूं, आप मेरी फिक्र मत करो, विजय ने आनंद अंकल से कहा। चलो, सुनने में अच्छा लगा तुम ठीक हो, वरना मेरी तो जान सूखी जा रही थी। पता नहीं तुम्हारी हालत कैसी होगी। और हाँ बेटा, तुम परेशान मत होना, मैंने तुम्हारी नौकरी बचा कर रखी है। कोई जल्दबाजी नहीं, तुम अभी 1-2 दिन और छुट्टी पर रहना। काम पर आने से पहले कुछ और दिन आराम कर लेना, आनंद जी ने विजय को समझाते हुए कहा। आनंद अंकल की बातें सुन विजय ने एक तसल्ली भरी सांस ली और उनको अपने दिल से शुक्रिया कहा। आनंद अंकल एक भले और ईमानदार आदमी थे। उन्होंने हमेशा ही विजय का अच्छे से ख्याल रखा था। मैं ठीक हूं, मैं कल काम पर आ जाऊंगा, विजय ने तुरंत कहा। बेटा, एक बार अच्छे से सोच लेना, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करना, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। इतना कहने के बाद आनंद अंकल फोन काट देते हैं। विजय फिर बस में चढ़ गया। ऊबड़ खाबड़ सड़कों से होते हुए वह नगीना गांव पहुंचता है। नूह जिला दोनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। नगीना गांव नूह जिले के पूर्वी किनारे पर था और एक पहाड़ के बगल में था। वह बस से उतरा और 10 मिनट पैदल चलने के बाद घर पहुंचा। विजय, तुम वापस आ गए हो? एक पड़ोसी ने विजय से पूछा। विजय ने उस पड़ोसी से हाथ मिलाया और शुक्रिया बोलते हुए अपने घर की ओर निकल गया। इस गांव के सभी घर वहां रहने वाले परिवारों द्वारा बनाए गए थे, मगर विजय का घर पुराना सा और टूटा फूटा हुआ था। जैसे ही वह अपने घर के सामने के दरवाजे पर पहुंचा, बगल के एक मकान से अधेड़ उम्र के दिखने वाले आदमी ने अपने हाथ में चावल के कटोरे को पकड़े हुए विजय से पूछा, विजय तुम आ गए? विजय ने भी उसे देख मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तभी उस मकान के अंदर से एक और कर्कश आवाज आई, ओ विजय, तुम वापस आ गए हो। आधे महीने तक अस्पताल में लेटने के बाद तुम्हें सबक तो मिल ही गया होगा। इतनी कम उम्र में गुंडों की तरह लड़ते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चौड़े कंधे और उतनी ही चौड़ी कमर वाली एक अधेड़ उम्र की महिला विजय को ताना मारते हुए बगल के घर से बाहर निकली। विजय पर एक उदासीन नजर डालने के बाद उसकी भौहें सिकुड़ गई। मुझे पता था तुम कोई अच्छे लड़के नहीं हो। तुम्हें कुछ मेरे बेटे राहुल से सीखना चाहिए। वह बहुत ही आज्ञाकारी और चतुर है। वह जल्द ही शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में भी चला जाएगा और डिग्री लेने के बाद वह एक सरकारी अधिकारी बन जाएगा। और तुम तो हमेशा ही ऐसे लड़ते झगड़ते फटीचर की तरह घूमना। उस औरत की आवाज तीखी और बहुत तेज थी। उसे दूर से सुना जा सकता था। जब वह बोल रही थी तो गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे। विजय के चेहरे का रंग बदल गया। उसे इस वक्त उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह अधेड़ उम्र की महिला उसकी चाची थी। वह हमेशा ही उसे बुरा भला कहती रहती थी और जब भी वे मिलते थे तो वह उसके साथ इसी तरह का व्यवहार करती थी। कौन सी बदमाशी, मैंने तो उल्टा किसी की जान बचाई, विजय ने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए समझाया। उस अधेड़ उम्र की महिला के होंठ कस गए और वह मुस्कुराई। तुमने किसी की जान बचाई? हाँ, क्या मजाक है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेशर्म और झूठे भी हो सकते हो। अगर तुमने सच में किसी की जान बचाई थी तो वह आदमी कहां है और कौन है? विजय ने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बंद कर ली क्योंकि अब उसका गुस्सा 10 गुना बढ़ गया था। अधेड़ उम्र की महिला ने फिर से कहा, इस नगीना गांव में कौन नहीं जानता कि तुम एक गुंडे हो। तुमने तो स्कूल में भी लड़ाई की थी, जिस कारण तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। मुझे तो तुम्हें अपना रिश्तेदार कहने में भी शर्म आती है। मुझे तो हमेशा से ही लगता था, जब से तुम छोटे थे, तुम बड़े होकर मेरे राहुल की तरह एक अच्छे और काबिल आदमी कभी नहीं बन सकते। वह अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने के लिए शहर की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर सरकारी अधिकारी बनेगा। अपने बेटे की तारीफ करते हुए वह खुश लग रही थी। विजय की मुट्ठी इतनी कसकर बंद थी कि उसके नाखून उसके हाथ में गड़ गए। फिर उसने एक गहरी सांस ली
और उसे एक अजीब नजर से देख बड़े बड़े कदमों से सामने अपने घर में चला गया। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। देखा तुमने, इस छोटे घोड़े ने मुझे कैसी नजरों से देखा। बाहर से तीखी आवाज आई। घर के अंदर पहुंच विजय ने रसोई में जाकर कुछ साधारण सा खाना बनाया और खाना खाकर ऊपर छत पर चला गया। उसके घर में 3 कमरे थे, मगर विजय को रात में छत पर लेटकर तारों को देखना बहुत अच्छा लगता था। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था। छत पर पहुंच विजय एक चारपाई पर लगे बिस्तर पर लेट गया और रात के अंधेरे में आसमान में जगमगाने वाले सितारों को देखने लगा। उसके दिमाग में विचार कभी उमड़ते तो कभी बिगड़ते। ऐसी ही कई चीजों के बारे में और फ्यूचर में उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में लंबे समय तक सोचता रहा। जल्द ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। विजय फिर सुबह जल्दी ही उठ जाता है और नहा धोकर शहर जाने के लिए तैयार होने लगता है, क्योंकि उसे फिर से अपनी नौकरी पर जाना था। नहाने के बाद विजय कुछ हल्का फुल्का सा खाकर शहर की ओर निकल जाता है। लगभग 10 बजे तक वह शहर पहुंच जाता है। आखिर विजय के उस जेड पेंडेंट का राज किया है और वो कहां से आया है? क्या विजय उस जेड पेंडेंट से मिले ज्ञान और शक्तियों से अपनी जिंदगी सुधार पाएगा, या फिर अभी भी वो इसी तरह एक आम सी जिंदगी जीता रहेगा? और क्यों विजय की चाची उससे नफरत करती है? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। लगभग 10 बजे तक विजय शहर में आनंद अंकल की डिलीवरी दुकान पर पहुंच गया। कैसा चल रहा है छोटू? तुम ठीक तो महसूस कर रहे हो ना? आनंद अंकल ने विजय को देखकर उसके पास आते हुए कहा। आनंद अंकल का पूरा नाम आनंद शुक्ला था। उनकी उम्र 50 से थोड़ी अधिक थी। उनकी आंखों पर एक गोल चश्मा लगा हुआ था। उन्हें देख ऐसा लगता था जैसे पता नहीं वो कितने बड़े ज्ञानी हैं। वह कई साल पहले एक शिक्षक थे, लेकिन जब डिलीवरी बिजनेस में तेजी आई तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और डिलीवरी बिजनेस चालू कर दिया। अंकल मैं एकदम ठीक हूं। वैसे पूछने के लिए शुक्रिया, विजय ने छाती पर थप्पड़ मार के दिखाते हुए कहा। चलो, सुनकर अच्छा लगा कि तुम एकदम फिट हो, आनंद जी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। फिर आनंद जी ने अपने बगल में पड़े पैकेजों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो फिर लग जाओ काम पर। आज बहुत सारे पैकेजों की डिलीवरी होनी बाकी है। और हां विजय, आज से तुम्हारी ड्यूटी DLF फेज में होगी। विजय ने जब उन पैकेजों की ओर देखा तो उसने पाया कि वह लगभग 50-60 पैकेज थे। उनमें कुछ छोटे थे तो कुछ बड़े पैकेज थे। ठीक है अंकल जी, मैं इन सभी को पहुंचा देता हूं, विजय ने आनंद जी से कहा। उसके बाद विजय अपनी 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक को निकालता है और सारे पैकेज को उस पर रखने लगता है। जब सारे पैकेज अच्छे से बाइक पर रख दिए तो वो उस पर बैठकर वहां से निकल जाता है। सुबह के वक्त सड़कों पर काफी ट्रैफिक होता था। आज भी दिल्ली की तरह सड़कें भीड़-भाड़ वाली थीं, जहां गाड़ी रुकने और चलने पर हॉर्न सुनाई देता था। इसी ट्रैफिक के बीच से गुजरते हुए विजय की 3 व्हीलर बाइक अपनी फुल स्पीड से जा रही थी। लगभग 20 मिनट बाद विजय की 3 व्हीलर बाइक DLF के पास रुकती है। DLF गुड़गांव शहर का सबसे डेवलप इलाका था। यहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मॉल और सुंदर सुंदर पार्क्स बने हुए थे। यहाँ रहने वाले सभी लोग या तो बहुत अमीर थे या फिर उनसे अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। विजय अपनी 3 व्हीलर बाइक से उतरा और पैकेजों को एक बार अच्छे से स्कैन किया। ये एक टी-शर्ट है, ये एक जंक फूड है। अपने एक्सपीरियंस और डिलीवरी स्लिप की जानकारी के साथ वह एक नजर से प्रत्येक पैकेज के आइटम को समझ सकता था। यह बेडरूम के खिलौने हैं, विजय ने एक पैकेट को उठाते हुए मुस्कुराया। असल में यह खिलौने आदमी और औरत के बेडरूम में खेलने की चीज थी। आप जितने अमीर होते जाएंगे वैसे ही आपके शौक भी बदलते जाएंगे। विजय ने फिर अपना सिर झटका और उस पैकेज को रख दूसरे पैकेजों को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक कोने में छिपे पैकेज पर पड़ी। DLF लेजर पार्क, हाउस नंबर 7। क्या यह पैकेज मिस अहाना के लिए है? विजय ने पैकेज पर लिखे पते को पढ़ते हुए कहा। वो इस पते को पहचानता था। मिस अहाना का पूरा नाम अहाना सिंह था। वह गुड़गांव शहर की एक बहुत ही अमीर बिजनेस वूमेन थी और एक फैशन इंडस्ट्री की मालकिन थी। उसे शहर में हर कोई जानता था कि वह कौन थी। अहाना सिंह को ऑनलाइन ऑर्डर करना बहुत पसंद था। विजय लगभग हर 2 दिन में उसके घर पर डिलीवरी करता था।
जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचानते थे। मिस अहाना सिंह के अलावा विजय DLF लेजर पार्क के अपने अधिकांश ग्राहकों के नाम भी पहचान सकता था। उसे अभी भी इस समय घर पर होना चाहिए। इतना सोच विजय ने फिर अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल जल्द ही कनेक्ट हो गई। दूसरे छोर से एक आलसी और मधुर आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन है? वह जम्हाई ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी सोकर उठी हो। मिस अहाना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डिलीवरी है, विजय ने कहा। ओह अच्छा, तुम हो विजय? ठीक है, अंदर आओ। मिस अहाना ने विजय को पहचान लिया था। फिर विजय कॉल कट कर अहाना के घर की ओर जाने लगता है। लेजर पार्क के मैन गेट पर पहुंच विजय गार्ड्स को अपनी पहचान बताता है और अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ शहर के सबसे रिचेस्ट रेसिडेंस में से एक में अंदर जाता है। यहाँ के सभी मकानों की छत पश्चिमी दिशा में बने हुई थी और ये सारे मकान एक के बाद एक लाइन में बने हुए थे। विजय ने फिर अंदर लेजर पार्क में कुछ टर्न्स लिए और हाउस नंबर 7 पर पहुंच गया। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। अपने आंखों के सामने खड़ी औरत को देख विजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक लंबी और पतली औरत खड़ी थी जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं थी। उसके शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स एकदम फिट थे। अगर यह औरत किसी मॉडल शो में रैंप वॉक करे तो जरूर मिस इंडिया बन जाए। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर और कोमल था, एक जोड़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाली लाल फीनिक्स आंखों के साथ। उसने केवल एक पतला काला लेसी नाइट गॉन पहना हुआ था जो मुश्किल से उसके शरीर को ढक रहा था। इसने उसकी पहले से ही आकर्षक बॉडी को और भी आकर्षक बना दिया था। मिस अहाना को देख विजय का चेहरा एक पल में लाल हो गया और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। मगर अहाना को तो कुछ पता ही नहीं था विजय क्या महसूस कर रहा है, और वह तो ऐसे ही आलस से भरी उबासी ले रही थी। उसको ऐसे उबासी लेते देख विजय का चेहरा और भी लाल हो गया। फिर सिर नीचा करते हुए उसने थैले को सौंप दिया। डिलीवरी फॉर यू मिस अहाना। अहाना सिंह ने आखिरकार नोटिस किया कि विजय आज कुछ तो अजीब बर्ताव कर रहा है। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसने क्या पहना हुआ है। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हालांकि वह कोई छोटी लड़की नहीं थी और इतनी आसानी से शर्मिंदा नहीं होती थी। उसने सोचा कि यह तो मजेदार है कि उसके सामने का लड़का इतना शर्मिंदा हो रहा है, और इसलिए वो हंसने लगी। फिर अहाना ने मुस्कुराते हुए विजय के हाथों से पैकेज लिया और एक पेन से डिलीवरी स्लिप पर साइन करने लगी। मैंने तुम्हें कुछ समय से देखा नहीं है विजय, अहाना ने स्लिप पर साइन करते हुए कहा। अरे, मैं कुछ समय पहले चोट के कारण हॉस्पिटल में था, मुझे कल ही छुट्टी मिली, विजय ने जवाब दिया। ये सुन मिस अहाना ने विजय की फिक्र करते हुए पूछा, चोट लगी? क्या हुआ? तुम अभी ठीक हो? मैं ठीक हूं, बहुत ठीक हूं, विजय ने डिलीवरी स्लिप को पकड़ते हुए जवाब दिया। विजय ने जैसे ही अपना सिर उठाया तभी उसका ध्यान अहाना के पहने हुए नाइट गून के नीचे की ओर गया। उसकी बर्फ जैसी सफेद स्किन अर्ध रूप से कपड़े से छिपी हुई थी। ऊपर से अहाना की खुशबू वहां चारों तरफ फैल हुई थी। चलो मैं चलता हूं मिस अहाना, मुझे और भी पैकेज पहुंचाने हैं। विजय जल्दी से मुड़ा और वहां से भाग गया, जैसे कि वह किसी चीज से भाग रहा हो। विजय को इस तरह शर्मा कर भागते हुए देख मिस अहाना जोर जोर से हंसने लगती है। विजय जल्दी से अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ वहां से 9-2-11 हो जाता है। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद विजय एक गहरी सांस लेता है। अब जाकर उसे कुछ शांति महसूस हुई। वह केवल 18 वर्ष का था, उग्र हार्मोन की आयु। उसके लिए ऐसे आकर्षक दृश्य को देख उत्साहित होना स्वाभाविक था। अपनी इस डिलीवरी वाली जॉब के कारण विजय के साथ अक्सर ऐसी दुर्लभ घटनाएं हो जाती थीं। उसने डिलीवरी करते समय घटिया कपड़े पहनने वाले लोगों को बहुत देखा था, जिस वजह से विजय को अब अजीब महसूस नहीं होता था। मगर मिस अहाना अलग थी। वह बहुत सुंदर थी और उसके साथ वह एक दयालु औरत भी थी, जिस कारण विजय उसे पसंद करता था। मगर विजय उसे पसंद किसी फ्रेंड की तरह करता था। वह मोहक होने के साथ साथ बहुत ही समझदार औरत भी थी। शांत होने के बाद विजय ने अगला पैकेट उठाया और स्लिप में दी गई उसकी जानकारी पढ़ने लगा। लेजर पार्क, हाउस नंबर 14। ये तो मिस्टर मोहन है। मिस्टर मोहन का पूरा नाम मोहन लाल था। वह एक अमीर बिजनेसमैन थे, जिनके शहर में 10 से भी अधिक बिजनेस थे। मोहन लाल एक नंबर का पेटू था। उनके ऑनलाइन ऑर्डर में भी सारा खाना था।
उसने फिर मोहनलाल को फोन किया और वहां से निकल गया। अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठकर हाउस नंबर 14 पहुंच गया। उसके दरवाजे की घंटी बजने के तुरंत बाद दरवाजा खुल गया। मैन डोर पर एक मोटा और गोल चेहरा वाला आदमी दिखाई दिया। उसने अपनी गर्दन में एक मोटी सोने की चेन पहनी हुई थी और जब भी वो चलता था तो विजय को धरती कांपती हुई महसूस होती थी। विजय ने उसको पैकेज सौंपते हुए कहा, मिस्टर मोहनलाल, प्लीज यहां पर साइन कर दो। मोहनलाल ने पैकेज लिया और एक बड़ा सा MNL बनाकर साइन कर दिया। तभी घर के अंदर से एक महिला की डांटने वाली आवाज सुनाई दी, मैं तुमसे दुखी हो चुकी हूं, आप फिर से खाना खरीद रहे हैं। आप हर दिन खाने के अलावा कुछ और नहीं जानते। अगर आपका वजन कम नहीं होता है तो एक दिन आप मुझे बिस्तर पर दबाकर ही मार देंगे। यह बात सुनकर मिस्टर मोहनलाल का चेहरा काला पड़ गया। यह औरत, अगर मैं जो चाहता हूं वह नहीं खा सकती तो मैं भी तो मर सकता हूं। विजय ने जब उसके शरीर की ओर देखा, उसने सोचा कि मिस्टर मोहन को कुछ वजन कम करना चाहिए, वरना यह एक दिन फूलकर गुब्बारे बन जाएंगे। मैं भी कुछ वजन कम करना चाहता हूं, काश यह इतना आसान होता। मोहनलाल ने अपने निकले हुए पेट को सहलाते हुए खुद से ही कहा। फिर वह पैकेज लेकर घर में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। भीतर से बहस की हल्की सी आवाजें सुनी जा सकती थीं। विजय मुस्कुराया, फिर वहां से मुड़कर चला गया। तभी कुछ कदम चलने के बाद वो एकदम से रास्ते में ही रुक गया, जैसे कि उसे अचानक कुछ याद आया हो। वजन कम करना है, ठीक है, मुझे याद है कि बुक ऑफ डिवाइन मेडिसिन में इसके लिए एक नुस्खा था। अगर मैं वजन घटाने के लिए एक औषधि बना सकता हूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। यह ख्याल आते ही विजय की आंखें चमक उठती हैं। असल में विजय को जेड पेंडेंट की वजह से औषधि बनाने वाली विधियों की जानकारी मिली थी। यह सारी जानकारी जिस बुक में लिखी थी उसे बुक ऑफ डिवाइन मेडिसिन कहा जाता था और इस बुक की जानकारी विजय के दिमाग में ऐसे छपी हुई थी जैसे वो बुक उसने खुद ही रट रट कर पढ़ी हो। और इस बुक के अलावा भी विजय को बहुत सारी अलग अलग चीजों की जानकारी भी मिली थी, जैसे जड़ी बूटी, चिकित्सा कौशल, ताबीज बनाना, अलौकिक शक्तियों को भगाना इत्यादि। बुक ऑफ डिवाइन मेडिसिन में औषधि बनाने के विधि और नुस्खों के अलावा जड़ी बूटियों की पहचान, उनके नाम, सब कुछ था। हॉस्पिटल में रहते हुए विजय बहुत बोर होने लगा था, तो टाइम पास करने के लिए उसने इस जड़ी बूटियों की बुक पर ध्यान दिया। वहीं से उसे वजन घटाने वाली जड़ी बूटियों और उसके बनाने की विधि के बारे में पता चला था। बढ़ती हुई इस टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग अपने काम बहुत ही कम करते थे, जिस कारण मोटापे की दर बढ़ती जा रही थी। और लड़कियां तो अपने वजन के बारे में बहुत सोचती थीं और इसलिए वजन घटाने के नए नए तरीकों का बिजनेस काफी तेजी से चलता था। मार्केट वजन घटाने की गोलियों और विभिन्न प्रकार की दवाओं से भरी हुई थी। इनमें से अधिकतर दवाएं तो बेकार थीं, जिनका कोई इफेक्ट भी नहीं होता था। वजन कम करने का सबसे आसान तरीका अभी भी अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना था। क्या विजय बना पाएगा एक अच्छी वजन घटाने की दवा, या फिर उसके सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे? आखिर विजय को और किस किस तरह का ज्ञान और शक्तियां मिली थीं? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में लोगों को अच्छा खाना और एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जंक फूड खाने और अच्छे से एक्सरसाइज ना करने से लोगों का वजन दिन पर दिन बढ़ रहा है। मुझे लगता है यह एक अच्छा आइडिया है। विजय जितना इसके बारे में सोच रहा था उतना ही खुशी से पागल हुए जा रहा था। अगर उसने कोई वजन घटाने वाली दवा बना दी तो उसकी मदद से वह एक अच्छा बिजनेस कर सकता था। ठीक है, फिर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स और यहां तक कि सेक्सुअल दवाओं के लिए भी कुछ औषधि बनाऊंगा। फिर उन औषधियों को एक अच्छा सा ब्रांड नेम देके मार्केट में उतारूंगा। लोग इन सारे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा खर्चा भी करेंगे। विजय ने कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हुए कहा, लड़कियों की सुंदर होने की चाह के कारण ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमेशा से एक अच्छा बिजनेस रहा है। आदमियों के लिए बेड पर ज्यादा टाइम निकालना हमेशा से एक चिंता की बात रही है। अगर विजय इन चीजों के लिए कोई प्रोडक्ट बना सकता था तो उसे फिर भविष्य में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। विजय ने अब सोच लिया था, वह बिजनेस तो कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तक दोपहर हो चुकी थी। विजय ने सारे पैकेज डिलीवर कर दिए थे। विजय फिर बैंक जाता है, उसके अकाउंट में बस 1000 रुपए बचे थे।
फिर उसने सारे बचे हुए रुपए निकाले और अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार की ओर निकल गया। विजय इस बाजार में पहली बार आया था। इसके अलावा बुक ऑफ डिवाइन मेडिसिन में दी हुए जड़ी बूटियों के नाम भी बाजार में मिलने वाली जड़ी बूटियों से अलग थे, जिस वजह से विजय को उन्हें ढूंढने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे कि डिवाइन बुक में एक जड़ी बूटी का नाम चमकीली लाल घास था। पूरी मार्केट में किसी को नहीं पता था कि यह कौन सी जड़ी बूटी थी। अब विजय बस एक काम कर सकता था, डिवाइन बुक में दी गई उनकी जानकारी पढ़ उन्हें ढूंढ सकता था। विजय को सारी जरूरत की जड़ी बूटियां ढूंढने में लगभग 5 घंटे लग गए। अब तक शाम हो चुकी थी। उसने हर एक जड़ी बूटी की 5 जोड़ी जड़ी बूटी ली थी। विजय फिर बाजार से ही अपने गांव की ओर निकल जाता है। गांव पहुंचने के बाद वह अपने घर का दरवाजा बंद कर सभी जड़ी बूटियों को एक पुरानी सी दिखने वाली मेज पर रखता है। विजय फिर मेज पर रखी जड़ी बूटियों में से एक जोड़ी जड़ी बूटी उठाकर अपने हाथ की हथेली पर रखता है। देखते ही देखते उसके हाथ में एक सफेद रोशनी चमकने लगती है और उस सफेद रोशनी ने उन जड़ी बूटियों को पूरी तरह से ढक लिया था। यह सभी जड़ी बूटियां जमीन पर उगती थीं और पृथ्वी से निकलने वाली नेचुरल एनर्जी को अवशोषित करती थीं। विजय भी अपनी बॉडी से उसी एनर्जी को निकालकर उन जड़ी बूटियों को शुद्ध कर रहा था। शुद्ध करने से वह सभी जड़ी बूटियां और भी ज्यादा निखर रही थीं। अच्छे से शुद्ध होने पर उन सभी जड़ी बूटियों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। अपनी बॉडी से इस तरह एनर्जी निकालने के बारे में भी विजय को अपने जेड पेंडेंट से मिली जानकारी से पता लगा था। एक आम इंसान अपनी बॉडी से इस तरह की एनर्जी निकाल उसका उपयोग नहीं कर सकता था, जिस कारण वह जड़ी बूटियों को भी विजय की तरह शुद्ध नहीं कर सकते। और अगर जड़ी बूटियों को अच्छे से शुद्ध नहीं किया जाएगा तो उनका असर भी ज्यादा नहीं होगा, जिस कारण हजारों सालों से इन जड़ी बूटियों का असली इस्तेमाल कोई नहीं करना जानता था। लगभग 10 मिनट तक उन जड़ी बूटियों को ऐसे ही निखारने के बाद विजय ने उन जड़ी बूटियों को एक कटोरे में रख दिया और उन जड़ी बूटियों को मूसल से कूटने लगा। 1 घंटे तक ऐसे ही कूटने के बाद अब उन जड़ी बूटियों से एक तरल पदार्थ निकलने लगा था। फिर उसने उस तरल पदार्थ को एक छोटी कटोरी में डाला। वो तरल पदार्थ दिखने में चमकीले हरे रंग का था और उसमें से घास की एक तीखी सुगंध आ रही थी। जब विजय ने उस छोटी कटोरी में रखे तरल पदार्थ को देखा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिखने लगा, क्योंकि उसने औषधीय तरल तो बना दिया था, मगर इसका टेस्ट कैसे करे कि वो असरदार भी है या नहीं। इस औषधि का कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं था, क्योंकि यह सभी नेचुरल जड़ी बूटियों से तैयार की गई थी, जिस वजह से अगर इसका कोई यूज करेगा उस पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विजय पहले से ही दुबला पतला था, जिस कारण औषधि का उस पर अच्छे से कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। अब वो यही सोच सोचकर परेशान हुए जा रहा था, आखिर वो इस औषधि का असर कैसे चेक करे। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इस औषधि को जानवरों पर इस्तेमाल करूं। वैसे भी विजय के चाचा ने 10 सुअर पाले हुए थे। उसने सोचा क्यों ना उन्हीं पर औषधि को इस्तेमाल किया जाए। वो सभी सुअर हट्टे कट्टे और मोटे थे। औषधि चेक करने के लिए वो एकदम परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट थे। विजय फिर आधी रात में छिपकर सुअर के चारे में औषधि मिला देता है। उस औषधि की गंध काफी सुगंधित थी, जिसे सूंघ सभी सुअर दौड़े दौड़े आए और किसी लालची कुत्ते की तरह उस चारे को चट कर गए। अच्छे सुअर, कुछ और खाओ, विजय ने सुअरों को देखकर हंसते हुए कहा। उसके बाद वह घर लौटा और बाकी जड़ी बूटियों को तैयार करने लगा। सभी जड़ी बूटियों से औषधि बनाकर वो फिर चैन से सो गया। अगली सुबह चीखने चिल्लाने की आवाजों को सुन उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब विजय ने उन आवाजों को ध्यान से सुना तो उसे महसूस हुआ कि वो पिछले दरवाजे से आ रही थी। उसे तुरंत ख्याल आया, कहीं उसकी औषधि खाकर वो सुअर दुबले पतले तो नहीं हो गए, जिन्हें देख उसकी चाची इतना हल्ला मचा रही है। वह बिस्तर से लुढ़का, कुछ कपड़े पहने और पिछले दरवाजे से बाहर निकला। सुअरों के चारों ओर भीड़ जमा हो रखी थी और सुअरों की ओर इशारा करते हुए सभी लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे थे। सुअरों के बेड़े में इस वक्त कोई रो रहा था। मेरे बच्चों, तुम लोगों को क्या हो गया? विजय ने भीड़ के बीच से निकलते हुए जब सुअरों को देखा तो वो हैरान रह गया। सुअरों में से सभी 10 के 10 सुअर बिल्कुल पिचक कर सूख गए थे। उनकी खाल से हड्डियां तक साफ साफ देखी जा सकती थीं।
पिछली रात जब उसने उन सुअरों को देखा था तो वे सभी मोटे ताजा थे और रातों रात उनका वजन काफी घट गया था। विजय उन सुअरों को देख नहीं बल्कि अपनी औषधि की शक्ति का असर देखकर हैरान था। उफ, चलो शुक्र है मैंने औषधि का टेस्ट इंसानों की बजाय इन सुअरों पर क्या। विजय ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा। विजय यह सोचकर शुक्र मना रहा था क्योंकि अगर वो अपनी औषधि का टेस्ट इंसानों पर करता वो भी किसी पिचके हुए हड्डियों के ढांचे की तरह दिखते। ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने तो कल ही देखा था ये सारे के सारे सुअर मोटे और गोल मटोल थे, इतने मोटे कि वो मुश्किल से चल पा रहे थे। अचानक एक ही रात में ऐसा क्या हो गया? वहां जमा भीड़ से एक आदमी ने कहा। मुझे लगता है ये सभी किसी भूत प्रेत को देखकर डर गए होंगे। कहीं इन्होंने खूनी तांत्रिक को तो नहीं देख लिया? वहां जमा भीड़ से एक और आदमी ने पहाड़ों की ओर देखते हुए कहा। नगीना गांव एक पहाड़ के बगल में स्थित था। अगर जादू टोने या फिर भूत प्रेतों की बात होती उनमें कहीं ना कहीं खूनी तांत्रिक का नाम जरूर आता था। वो खूनी तांत्रिक बगल के पहाड़ों में ही कहीं रहता था। कहीं कोई ड्रैगन तो नहीं आया? एक छोटे बच्चे ने उन लोगों की बातों में शामिल होते हुए कहा। तुम बहुत टीवी देखने लगे हो छोटे शैतान। सभी लोगों ने जोर से ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा। विजय भी उन सभी के साथ हंस रहा था। सुबह सुबह उसका मूड एकदम फ्रेश हो गया था। सबसे पहले उसकी औषधि सफल रही। हालांकि उसका असर कुछ ज्यादा ही था मगर यह ज्यादा बड़ी समस्या नहीं थी। दूसरा, उसने अपनी चाची से बदला लिया था। विजय वहां से घर के अंदर आकर उस औषधि को चाय के साथ मिलाता है, फिर उस चाय को एक बोतल में भरता है। उसने चाय की ऐसी कई बोतलें भर ली थीं। विजय ने उस औषधि को चाय के साथ इसलिए मिलाया ताकि उसका असर थोड़ा कम हो सके और इंसानों पर एक अच्छा प्रभाव दिखा सके। फिर वह अपनी छोटी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ शहर चला गया। जब वो किसी को डिलीवरी देने DLF लेजर पार्क पहुंचा तो उसने मोहनलाल को फोन लगाया। हेलो, मोहनलाल ने फोन पर कहा। मिस्टर मोहन, ये मैं हूं, विजय। अरे विजय, क्या बात है? क्या आज भी मेरे लिए कोई डिलीवरी है? नहीं मिस्टर मोहन, मेरे पास उससे भी कुछ अच्छा है। डिलीवरी से अच्छा और क्या हो सकता है? मोहनलाल ने कंफ्यूज होते हुए कहा। यह एक हर्बल चाय है जो हमारे पारिवारिक नुस्खे द्वारा बनाई गई है। ये गर्मी को कम कर सकती है और शरीर से गंदगी को बाहर निकाल सकती है। आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। मुझे लगता है आप बाहर का खाना खा खा कर थक गए होंगे, इसलिए आज आपको कुछ अलग स्वाद टेस्ट करना चाहिए। विजय ने तुरंत यह नहीं बताया कि यह एक वजन घटाने वाली औषधि थी। हर्बल चाय बोलने से उनको ज्यादा अजीब भी नहीं लगा। पारिवारिक नुस्खा, हर्बल चाय, ओ सुनने में अच्छा लग रहा है। चलो मैं एक बार इसको पीकर ट्राई करता हूं, मोहनलाल ने जवाब दिया। जब विजय को मोहनलाल की अनुमति मिल गई तो उसने फोन काट दिया और मोहनलाल के घर हाउस नंबर 14 पहुंच गया। जब विजय ने घर की घंटी बजाई तो तुरंत डोर खुल गया। मोहनलाल उसका इंतजार कर रहा था। विजय ने फिर एक औषधि मिली चाय की बोतल मोहनलाल को पकड़ा दी, जिसकी खुशबू सूंघ मोहनलाल ने कहा, अच्छी खुशबू आ रही है। यह तो बहुत स्वादिष्ट भी लग रही है। शुक्रिया विजय, सच में तुम एक अच्छे लड़के हो। फिर मोहनलाल ने अपना बटुआ निकाला और उसमें से 100 का नोट निकाल विजय को देने लगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मोहन, ये आपके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। विजय ने उन पैसों को लेने से मना करते हुए कहा। ओह, तो ठीक है। विजय ने जब पैसे लेने से मना कर दिया तो बटुए में पैसों को रखते हुए मोहनलाल ने कहा। विजय फिर मोहनलाल के घर से निकल जाता है और शहर में अपना काम खत्म कर गांव वापस आ जाता है। शाम के वक्त विजय को मोहनलाल का फोन आया। विजय, ओह माय गॉड, तुम्हारी हर्बल चाय तो एक चमत्कारी चाय है। चमत्कारी चाय नहीं बल्कि चमत्कारी दवा कहें तो ठीक रहेगा। तुम्हें पता भी है, तुम्हारी चमत्कारी चाय पीने से मेरा वजन कम हो गया है। मेरा लगभग 10 किलो वजन कम हो गया। मोहनलाल की खुशी भरी, उत्सुक और हैरानी भरी आवाज आ रही थी। तुम्हारी हर्बल चाय चमत्कारी है। क्या तुम्हारे पास और भी है? बस उन्हें कल ले आओ, मैं उसकी कीमत भी दूंगा, मोहनलाल ने शालीनता से कहा। ठीक है मिस्टर मोहन, मैं कल और ले आऊंगा। ओके ओके, चलो फिर कल मिलते हैं, मोहनलाल ने फोन काटते हुए कहा। विजय इस वक्त बहुत खुश था। आखिर उसकी बनाई औषधि ने इंसानों पर भी एक अच्छा असर दिखाना शुरू कर दिया था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी।
क्या विजय की बनाई औषधि को मोहन लाल खरीदने वाला है, या फिर उसने किसी और ही इरादे या फिर प्लान के साथ विजय को चाय लेकर बुलाया था? क्या विजय कर पाएगा इस वजन कम करने वाली औषधि का बिजनेस? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ। सुबह जल्दी उठकर विजय अपनी 3 बाइक पर बैठ शहर के सबसे रिचेस्ट रेसिडेंस में से एक DLF लेजर पार्क पहुंच जाता है। विजय, तुम आ गए। मोहनलाल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो उत्साह से विजय की ओर भागा, जैसे कि उसने अभी अभी एक लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदार को देखा हो। मोहनलाल दिखने में थोड़ा पतला लग रहा था। उसके फुल कसकर आने वाले कपड़े काफी ढीले लग रहे थे। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने एकदम सारा वजन कम कर लिया था। अभी भी उसे काफी वजन कम करना होगा। विजय, तुमने कल किया आफत चाय बनाई थी, सच में वो एकदम अनोखी चाय थी। तुम्हारे पूर्वज कहीं कोई चमत्कारी बाबा वाबा तो नहीं थे? मोहनलाल ने विजय के हाथों को कसकर पकड़ते हुए उत्साह भरी आवाज में कहा। मोहनलाल अपने वजन से काफी परेशान था। उसका वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मोहनलाल ने अपना वजन कम करने की ना सोची हो। उसने इसके लिए कई दफा सोचा और कभी कभी तो उसने लगभग एक महीने तक एक्सरसाइज भी की, मगर उसका वजन कम होने का नाम ही नहीं लेता था। कई बार कोशिश करने और असफल होने के बाद निराश होकर उसने आशा ही छोड़ दी। मगर जब उसने विजय की दी गई औषधि चाय पी तो उन्हें आशा की एक नई उम्मीद दिखी थी। मोहनलाल ने पहले कभी इतनी चमत्कारी जड़ी बूटियों से बनी चाय नहीं देखी थी, जिसका असर एक ही दिन में दिखने लगा। असर तो छोड़ो, एक ही दिन में 10 किलो वजन भी कम हो गया था। वैसे जब उन्होंने उस चाय को पिया था, उन्हें उसका स्वाद भी काफी अच्छा लगा था। सच में यह एक चमत्कारी चाय थी। बाजार में मिलने वाली कोई भी वजन कम करने वाली गोली या फिर हर्बल चाय की तुलना इससे नहीं की जा सकती थी। तुम्हारे पास कुछ और चाय है विजय? मोहनलाल ने विजय को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। हाँ, आप इतनी जल्दबाजी भी मत करो मिस्टर मोहन जी, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपने बैग से औषधि चाय की 5 बोतलें निकाली। विजय ने जड़ी बूटियों द्वारा बनाई गई औषधि को चाय में मिलाकर लगभग 20 बोतलें भर ली थी, जिससे औषधि की शक्ति का असर कम किया जा सके। विजय उन 20 बोतलों से सिर्फ 5 बोतल अपने साथ लेकर आया था। 5 बोतल? मिस्टर मोहनलाल की आंखें चमक उठीं। उनकी चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। एक चाय की बोतल मुझे 5,000 रुपए की पड़ सकती है। 5 बोतलों के टोटल 25,000 रुपए हो गए, और 25,000 खर्च कर मैं फिर से एक स्टाइलिश आदमी बन सकता हूं। इतना बुरा भी सौदा नहीं है, मोहनलाल ने अपने मन में सोचते हुए कहा। हा विजय, तुम्हें पता है, वैसे अब तो मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मैं जब तुम्हारी उम्र का था, लड़कियां मेरे लुक पर मरती थीं। अच्छा विजय, थोड़ा रुको, मैं कुछ पैसे लेकर आया। इतनी अच्छी चीज सस्ती नहीं होनी चाहिए। मिस्टर मोहन ने विजय से इतना कहा और वो घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाकर उसने एक बैग से कुछ नोटों की गड्डी निकाली। ये पकड़ो विजय, ये पूरे 25,000 रुपए हैं, मिस्टर मोहन ने विजय को नोटों की गड्डी देते हुए कहा। यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? विजय ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल नहीं। यदि यह पैसे भी तुम्हारे लिए कम है तो बस तुम कीमत बोलो और मैं इसके लिए तुम्हें और भी पैसे देने को तैयार हूं। इस चमत्कारी हर्बल चाय की एक बोतल के लिए 5,000 बहुत सस्ता है। वैसे भी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तो ठीक है। विजय को एहसास हुआ कि वह पैसों के लिए मना नहीं कर सकता है, और इसलिए उसने पैसे ले लिए। उसने उन नए नवेले नोटों को एक बार अच्छे से देखा, जिन्हें देख उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। ये 25,000 रुपए है। मैंने पूरे 1 साल तक मेहनत करके पैसा कमाया, लेकिन फिर भी 10,000 रुपए ही बचा पाया। विजय ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतने पैसे देखते हुए कहा। थैंक्स मिस्टर मोहन। मुझे मिस्टर मोहन मत कहो, अब से तुम मुझे बस बड़ा भाई बोलना। क्या तुम्हारे पास और भी ऐसी चाय की बोतलें हैं विजय? असल में मेरी पत्नी भी अपने वजन की शिकायत कर रही थी। ये उसके लिए एकदम सही रहेगी। हाँ, मेरे पास अभी भी कुछ और हैं, मैं उन्हें कल लेकर आ जाऊंगा, विजय ने कहा। चलो फिर ठीक है, तुम उनको कल मेरे घर लेकर आ जाना। वैसे एक बात बताओ, तुम इस हर्बल चाय को बाजार में बेचना चाहते हो? मुझे नहीं लगता इस तरह की चमत्कारी चाय का कोई भी दवा मुकाबला कर पाएगी। मिस्टर मोहन भले ही एक मोटे आदमी हो, मगर वो एक चतुर बिजनेसमैन थे।
उन्हें इस हर्बल चाय में बिजनेस करने पर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। विजय ने पहले ही इसके बारे में सोच रखा था, मगर उसको किसी और पर भरोसा नहीं था। मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन सामग्री को इकट्ठा करना भी एक बहुत मुश्किल काम है और इसको बनाना भी मुश्किल है। मैं इसको बड़े पैमाने पर नहीं बना सकता, विजय ने कहा। ओह, मिस्टर मोहन थोड़े निराश दिख रहे थे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कुछ और बोतलें हैं तो मैं उन्हें तुमसे खरीद लूंगा। तुम्हारे बड़े भाई के कई अच्छे दोस्त हैं और उनमें बहुत से तो मोटे भी हैं। पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। थैंक्स बड़े भाई। इतना कह विजय वहां से निकल जाता है। पैकेजों की डिलीवरी करने के बाद विजय ने 25,000 रुपए अपने हाथ में लिए और औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार की ओर चला गया। विजय ने एक और तरह की औषधि बनाने के लिए भी जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया था, जिसे आध्यात्मिक तरल कहा जाता था। प्राचीन काल में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत आसानी से मिल जाती थी। उस समय में तपस्वी गुरु अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को सांस के द्वारा अवशोषित कर सकते थे। आज बढ़ती टेक्नोलॉजी के जमाने में आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी और इसके बस कुछ अंश ही हवा में पाए जा सकते थे। अब इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बहुत ही मुश्किल था। प्राचीन समय में ज्ञान चक्र को विकसित करने के लिए अमृत का इस्तेमाल किया जाता था। आध्यात्मिक तरल को अमृत तो नहीं मान सकते थे, लेकिन यह आध्यात्मिक तरल कुछ हद तक अमृत की तरह ही काम कर सकता था। विजय को अपनी शक्तियां बढ़ाने के इस सफर को शुरू करने से पहले 2 चक्रों को अच्छे से जागृत करना होगा। पहला चक्र ज्ञान चक्र और दूसरा चक्र मणिपुर चक्र। सिटी हॉस्पिटल में विजय ने जब डिवाइन बुक को अच्छे से पढ़ा था तो उसने ज्ञान चक्र को महसूस किया था। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के कारण विजय इस चक्र को अच्छे से जागृत नहीं कर पाया था। आध्यात्मिक तरल की मदद से विजय ज्ञान चक्र को अच्छे से जागृत कर सकता था और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के सफर पर चल सकता था। आध्यात्मिक तरल को बनाने के लिए सबसे जरूरी जड़ी बूटियों में से एक ड्रैगन मशरूम था, जो कम से कम 50 साल का होना चाहिए। इस आधुनिक समय में ड्रैगन मशरूम को बस कुछ महंगी दवाओं में यूज किया जाता था, जिस वजह से ये बहुत महंगा मिलता था। पहले के जमाने में इस ड्रैगन मशरूम को बस कुछ छनों के भाव में बेचा जाता था। जड़ बूटियों के इस बाजार में विजय ने ड्रैगन मशरूम को काफी दुकानों पर देखा, मगर उसने किसी से खरीदा नहीं और घूम घूम कर सभी दुकानों पर अच्छे से देखने लगा। आखिर में उसने एक 60 साल पुराने ड्रैगन मशरूम को खरीद लिया, जिसकी कीमत उसे 10,000 रुपए चुकानी पड़ी और बाकी जड़ी बूटियों की कीमत लगभग 8,000 रुपए थी। विजय के पास जो थोड़ी देर पहले 25,000 रुपए थे, उनमें से उसके पास अब बस 7,000 रुपए बचे थे। यह पैसा ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, विजय ने अपने मन में सोचा। उसे अब और पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से उसे और पैसे कमाने की जरूरत थी, क्योंकि उसे अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी और जड़ी बूटियां बिना पैसों के कहीं नहीं मिलेंगी। आध्यात्मिक तरल के लिए जरूरी जड़ी बूटियां लेने के बाद उसने ब्यूटी और सेक्सुअल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जड़ी बूटियों को ढूंढना चालू किया। बाजार में लगभग 1 घंटा बिताने के बाद उसे कुछ जड़ी बूटियां मिल गई थीं। आज रात वो इन प्रोडक्ट्स को बनाने की ट्राई करेगा। घर पहुंचने के बाद वो मेज के सामने बैठ गया, जिस पर उसने सभी जड़ी बूटियां रखी हुई थीं। सबसे पहले वो आध्यात्मिक तरल बनाने वाला था। आध्यात्मिक तरल बनाने की विधि भी वजन घटाने वाली, औषधि बनाने वाली विधि के तरह ही थी। सबसे पहले जड़ी बूटियों को हाथ में लेकर एनर्जी की मदद से शुद्ध करके निखारने की जरूरत थी। फिर उन्हें किसी कटोरे में रखकर कूटने की जरूरत थी। उनको जब तक कूटने की जरूरत पड़ती तब तक कोई तरल पदार्थ नहीं निकलता। उसके बाद आध्यात्मिक तरल तैयार हो जाता। 2 घंटे बाद आखिरकार उसका काम पूरा हो गया। विजय फिर अपने पैर मोड़कर बैठ जाता है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर कटोरा उठाया, अपना सिर पीछे झुकाया और उस सुनहरे रंग के आध्यात्मिक तरल को एक ही झटके में पी गया। जब तरल उसके गले से नीचे उतरने लगा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी गर्म जलते हुए लावा को पी रहा हो। तरल के पेट में जाने के बाद विजय को असहनीय जलन से दर्द होने लगा। आध्यात्मिक तरल की शक्तियों को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए
उसे अपने शरीर में ज्ञान चक्र के छिद्रों को खोलने की जरूरत थी। विजय अब आध्यात्मिक तरल को अपने शरीर के हर एक छिद्र में पहुंचाने लगा और हर एक कोशिका में बहाने लगा। जैसे जैसे यह प्रोसेस चल रही थी, उसके शरीर में काफी परिवर्तन हुए और उसका शरीर पहले से मजबूत होता गया। उसके रोम छिद्रों से एक गाढ़ा काला रंग का तरल निकल रहा था। इसी बीच उसके दिमाग में ज्ञान और विज्ञान की मात्रा भी बढ़ने लगी, यहां तक कि उसके चेहरे में भी कुछ बदलाव हुए। विजय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने पुनर्जन्म लिया हो। पूरे 6 घंटे बाद विजय ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक शक्तियों से भरी हुई सफेद रोशनी चमक रही थी। विजय ने इससे पहले खुद को इतना शक्तिशाली महसूस नहीं किया था। उसके शरीर के रोम रोम में ताकत भरी हुई थी और उसे थोड़ा हल्का भी फील हो रहा था। उसके आसपास चारों ओर अंधेरा हो रखा था, मगर फिर भी उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। यहां तक कि उसके सुनने की शक्ति भी पहले से अधिक तीव्र हो गई थी। उसके कान हिल गए क्योंकि वह कुछ घरों से दूर सांसों की भारी आवाजें और एक कंपी की आवाज सुन पा रहा था। विजय तुरंत लाल हो गया। वो हैरान था कि वे लोग इतने देर रात तक भी जाग रहे थे। तभी उसे कुछ बदबू आने लगी। यह बदबू बहुत बुरी थी। उसने जोर से सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि बदबू कहीं और से नहीं, बल्कि उसके शरीर से जो काले रंग का तरल निकला था उसकी है। वो तुरंत भागकर बाथरूम में गया और अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर नहाया। उस काले रंग के तरल को बह जाने के बाद उसकी स्किन किसी नवजात शिशु की तरह गोरी और चिकनी हो गई थी। विजय फिर खुद को देखने के लिए शीशे के सामने आया। जब उसने खुद को देखा तो पाया उसके शरीर में कुछ अलग से बदलाव आए थे, जिन्हें देख विजय दंग रह गया था। उसे इस वक्त 2 अलग एहसास हो रहे थे, एक हैरानी का और दूसरा खुशी का। अब विजय समझ गया था, आज से वो अपने अलग शक्तियां बढ़ाने वाले सफर पर चल चुका है। क्या विजय दोनों चक्रों को जागृत कर पाएगा? आखिर विजय के शरीर अब और कौन कौन से नए बदलाव आए हैं? आखिर क्या होगा इस कहानी अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर। विजय को आज रात बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो फिर अपनी शक्तियों को चेक करने के लिए गांव के पास वाले पहाड़ में जाता है। आध्यात्मिक तरल को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आए थे। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्स एक आम इंसान की तुलना में कहीं अधिक बेहतर हो गए थे। इससे पहले उसका शरीर कमजोर था और वह एक आदमी के खिलाफ लड़ाई भी नहीं जीत सकता था। अब वो एक ही मुक्के से किसी को जान से भी मार सकता था। विजय ने आज रात पहाड़ पर काफी ट्रेनिंग की। लगभग 3-4 घंटे बाद वो घर वापस आ जाता है। थोड़ी सी नींद पूरी करने के बाद वह सुबह जल्दी काम पर चला गया। आनंद अंकल आज सुबह से ही विजय को घूरे जा रहे थे, जैसे उन्होंने विजय को पहचाना ही ना हो। अरे विजय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम पहले से काफी मजबूत हो गए हो और तुम्हारी स्किन का रंग भी पहले से गोरा लग रहा है। ये सच में तुम ही हो ना, या फिर विजय के भेष में कोई बहरूपिया है? आनंद जी ने उलझन में कहा। इसके बाद विजय आनंद जी के पास आया और उनके कंधे को थपथपाते हुए बोला, अंकल जी, मैं ही हूं, कोई बहरूपिया नहीं है। मुझे लगता है आपकी आंखें दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हैं। विजय ने अनजान बनते हुए नाटक किया। आनंद जी ने एक बार फिर से विजय को देखा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि मुझसे ही कोई गलती हुई है। शायद तुमने सही कहा, मेरी बूढ़ी आंखें अब कमजोर होने लगी हैं। आनंद जी की बात सुन विजय थोड़े धीमे से हंसा और उसके बाद वो अपनी बाइक पर डिलीवर होने वाले पैकेज रख DLF लेजर पार्क की ओर निकल गया। विजय जब मोहनलाल को डिलीवरी देने गया, उसे देख मोहनलाल हैरान लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अलग इंसान देख लिया हो। तुम विजय ही हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम काफी बदल गए हो। तुम्हारी स्किन भी पहले से ज्यादा सुंदर दिख रही है, तुम्हारी बॉडी भी एकदम परफेक्ट लग रही है, मोहनलाल ने भी उलझन में कहा। विजय हल्का सा मुस्कुराया और अपनी 3 व्हीलर बाइक से एक बड़ा प्लास्टिक का थैला निकाला। उसने उस थैले को मोहनलाल को पड़कड़ाते हुए कहा, बड़े भाई मोहन, जैसे कि आपने कल कहा था, इसमें कुल 16 बोतलें हैं। मोहनलाल की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दबाजी में प्लास्टिक का थैला पकड़ लिया। उसने थैले में देखा और खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है विजय, थैंक्स अ लॉट, मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा और विजय के हाथों को कसकर पकड़ लिया।
16 बोतलें 6,000 रुपए हर एक के, कुल मिलाकर 96,000 रुपीस हो गए हैं। मैं इन्हें 1 लाख रुपए लगाकर चलता हूं। विजय, तुम्हें कैश चाहिए या फिर मैं इन्हें तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा दूं? मोहनलाल ने विजय से पूछा। कैश ठीक है, विजय ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार में 1 लाख रुपए बहुत ही जल्दी खर्च हो जाएंगे। हाथ में कैश रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। मिस्टर मोहन थैला लेकर अपने घर में अंदर गए। जब वो वापस आए तो उसने विजय को एक काले रंग का ब्रीफकेस पकड़ा दिया। विजय ने ब्रीफकेस ओपन किया तो उसने देखा नए नए नोटों के 10 बंडल थे। इतने पैसों को देख उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। इस वक्त उसकी सांसें भी थोड़ी तेज चल रही थीं। उसने आज से पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था। विजय ने फिर अपने जज्बातों पर काबू किया और एक गहरी सांस लेते हुए मिस्टर मोहन से कहा, थैंक यू भाई। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। याद रखना, अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास और भी ऐसी बोतलें हों तो उन्हें पहले मुझे ही देना। मिस्टर मोहन ने मुस्कुराकर विजय के कंधों को थपथपाते हुए कहा, ओके बड़े भाई, जैसा आपने कहा मैं याद रखूंगा। ओह, 1 मिनट रुको बड़े भाई, मैं कुछ और भी लाया हूं। पता नहीं आपको ये चीज पसंद आएगी भी या नहीं, विजय ने कहा। ओह, वो क्या चीज है? मिस्टर मोहन को अब उस चीज को देखने की इच्छा बढ़ रही थी। विजय ने फिर अपना बैग खोला और अंदर से एक छोटी सी बोतल निकाली। उसने हल्के से खांसा, फिर अपनी आवाज नीची की और रहस्यमय ढंग से बोला, ब्रो मोहन, ये चीज आपकी मर्दानगी को मजबूत कर सकती है। मिस्टर मोहन की आंखें चमक उठीं, फिर अश्लील रूप से मुस्कुरा दिया। वो विजय के थोड़ा करीब आया और नीची आवाज में पूछा, सचमुच? मिस्टर मोहन को विजय पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, मगर वो थोड़ा उत्साहित भी था। एक आदमी के जीवन में कभी ऐसा स्टेज भी आता है जब कुछ मध्यम उम्र होने के बाद वो बेड पर ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते। वो लोग हमेशा ही सोचते हैं कि काश कोई ऐसी चमत्कारी दवा हो जो उनकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सके। हाँ, सचमुच ये एक हार्मलेस नेचुरल जड़ी बूटियों से बनी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूं, इसे पीने के बाद आप एनर्जिस्ट महसूस करेंगे। मोहनलाल अब अपनी खुशी को नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही देखा था विजय की चमत्कारी चाय की वजह से उनका वजन एक दिन में 10 किलो तक कम हो गया था। शायद यह भी उसी हर्बल चाय की तरह एक शक्तिशाली औषधि होगी। विजय के हाथ में बोतल देखकर उसकी आंखें लगभग हरी रोशनी से चमक उठी। ओके ठीक है, मैं इसको अभी ट्राई करके देखता हूं। क्या अभी? विजय हैरान रह गया। हाँ अभी, मोहनलाल ने कहा। फिर उसने विजय के हाथों से बोतल ली, ढक्कन खोला और उसमें भरी औषधि को पीने लगा। अरे रुकिए, विजय को उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर मोहन ने लगभग एक ही घूंट में आधी बोतल खाली कर दी थी। क्या हो गया? मिस्टर मोहन ने घबराहट में पूछा। विजय ने बोतल वापस छीन ली। बड़े भाई, मैं आपको बताना भूल गया, ये औषधि बहुत पावरफुल है। आपको हर बार केवल कुछ घूंट लेने की जरूरत है। अब जब आपने एक घूंट में आधी बोतल पी ली है तो मैं केवल आपको दिलासा दे सकता हूं। मिस्टर मोहनलाल ने विजय की ओर कंफ्यूज होते हुए देखा। कुछ समय बाद जब उसे समझ आया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। विजय, 1 मिनट, मैं अभी आया। मिस्टर मोहन भागते हुए घर में ऐसे घुसे जैसे उनको किसी कुत्ते ने काट लिया हो। उनको ऐसे भागते देख विजय ने पूछा, भाई आप इतनी जल्दी में क्यों हो? विजय अवाक होकर घर के बाहर खड़ा था। कुछ देर बाद उसे घर से अजीबो गरीब आवाजें आने लगीं। अपने कानों को ढकने के बाद भी वो उन आवाजों को साफ साफ सुन पा रहा था, क्योंकि आध्यात्मिक तरल की शक्तियों को अवशोषित करने के बाद उसके कानों की सुनने की क्षमता भी बढ़ चुकी थी। विजय काफी देर तक वहां खड़ा रहा, मगर मिस्टर मोहन अब तक भी घर से बाहर नहीं निकले थे। उसको अभी भी बाहर ना आता देख विजय वहां से निकल बचे हुए पैकेज डिलीवर करने चला जाता है। विजय लगभग 4 घंटे बाद वापस मिस्टर मोहन के घर आता है। उसने घर की घंटी बजाई। कुछ देर बाद मिस्टर मोहन ने दरवाजा खोला। मिस्टर मोहन इस वक्त थोड़े थके हुए से लग रहे थे। उनके पैर थोड़े कमजोर पड़ गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। विजय, विजय, यार आज तो चमत्कार हो गया। मैं बिस्तर पर किसी जानवर से कम नहीं था। मिस्टर मोहन ने विजय को देख उत्साहित होते हुए कहा, पहले आप आराम कर लो बड़े भाई। विजय ने उसके पैरों को लड़खड़ाता हुआ देख मुस्कुराकर कहा, ओके। वैसे विजय, तुम्हारी औषधि कमाल की है। क्या तुम्हारे पास और भी है? मैं उन सभी को खरीद लूंगा, 20,000 पर बोतल। मिस्टर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के लिए
इससे काम चला लो, मैं आपको कल कुछ और दे दूंगा। विजय ने एक आधी बोतल देते हुए कहा। उस बोतल को देख मिस्टर मोहन ने वो तुरंत विजय के हाथों से ले ली। वो फिर घर के अंदर गया और अपने साथ 2 नोटों की गड्डी लेकर आया। थैंक यू ब्रो मोहन, मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। यह मिस के लिए एक ब्यूटी क्रीम है। विजय ने अपने बैग से एक छोटा सा धातु का डिब्बा निकाला। उस धातु के डिब्बे के अंदर ब्यूटी क्रीम थी। विजय ने कल रात ही इस ब्यूटी क्रीम को बनाया था। यह एक तरह की स्किन फेयरनेस क्रीम थी, जिसको स्किन पर लगाने से उसे गौर किया जा सकता है। यह स्किन पर किसी भी तरह के दाग धब्बों को दूर कर सकती थी, स्किन को क्लीन और मॉइस्चराइज भी कर सकती थी। बहुत बढ़िया, मिस्टर मोहन ने जल्दबाजी में उससे बॉक्स लेते हुए कहा। क्रीम लेने के बाद मिस्टर मोहन ने विजय को टोटल 1,20,000 रुपए दिए। उन पैसों को लेकर विजय सीधा औषधीय बाजार पहुंच गया। वहां उसने आध्यात्मिक तरल के लिए जरूरी जड़ी बूटियां खरीदी, जिसमें उसके आज कमाए गए आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो गए। उसने फिर वजन घटाने, ब्यूटी क्रीम और सेक्सुअल औषधि बनाने के लिए कुछ और जड़ी बूटियां खरीदी। सभी जड़ी बूटियां खरीदने के बाद उसका थैला फुल हो गया था। वजन घटाने की औषधि एकदम सही है। जहां तक सेक्सुअल औषधि की बात है, मुझे उसे थोड़ा और पतला करना होगा, वरना यह पीने वाले पर उल्टा असर डालेगी। जहां तक ब्यूटी क्रीम की बात है, मुझे अभी भी उसके असर का पता नहीं है, विजय ने सोचा। ब्यूटी क्रीम वजन घटाने और सेक्सुअल औषधि से अलग थी। उसे पीने के बजाय स्किन पर लगाना पड़ता है और सभी लड़कियों की स्किन अलग अलग टाइप की होती है, जिस वजह से उसे टेस्ट करने के लिए भी कुछ और लड़कियों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन विजय की तो ना कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही कोई फ्रेंड। यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है। आखिर में इतनी अलग अलग स्किन वाली लड़कियों को ढूंढ कहां? विजय ने अपनी छोटी 3 पहिया बाइक को सड़कों पर तेजी से चलाते हुए सोचा। तभी अचानक उसकी नजरें सामने एक चमकते हुए साइन बोर्ड पर पड़ी, पैराडाइज सपा। विजय ने पैराडाइज सपा के सामने बाइक खड़ी की। बाहर से देखने पर अंदर सपा से गर्म भाप निकलते हुए नजर आ रहे थे और चारों तरफ एक गर्मगीन सुगंध फैली हुई थी। वो कुछ देर के लिए तो हिचकिचाते हुए सपा के सामने खड़ा रहा। वो अभी यह सोच रहा था, पता नहीं अंदर कैसे कैसे काम चल रहे होंगे। ये सब सोच ही उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विजय ने फिर कुछ देर सोचने के बाद खुद से ही कहा, कोई बात नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत अजीब होगा। विजय अभी बस वहां से निकलने की सोच ही रहा था, तभी सपा से 2 लड़कियां बाहर निकलीं। उन्होंने घटिया कपड़े पहने हुए थे और भारी मेकअप करा हुआ था। उन लड़कियों ने जब विजय को बाहर खड़े देखा तो उसे देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। विजय ने भले ही सादे कपड़े पहने हो, मगर अब उसकी बॉडी एकदम फिट थी और उसका चेहरा तो पहले से ही सुंदर था। उन लड़कियों ने उसको देखा और कहा, आए हैंडसम, अंदर आओ और हमारे साथ थोड़ा एंजॉय करो। उन्होंने विजय की ओर हाथ हिलाया और उसकी ओर आंख मारी। उनमें से एक लड़की उसकी ओर बढ़ी, उसका हाथ पकड़ उसे अंदर खींच लिया। ओह मिस, ये ठीक नहीं है, विजय ने शर्म से लाल होते हुए कहा। इस वक्त उसका सिर किसी बच्चे की तरह कांप रहा था। क्या विजय इन लड़कियों से बच पाएगा या फिर लुट जाएगी उसकी इज्जत? क्या विजय की स्किन क्रीम अपना असर दिखा पाएगी? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, ओनली ऑन द हॉरर हंटर चैनल पर।